हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसे ही नेम बोल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्बन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कार्बन है एक एलिमेंट। अब एलिमेंट सुना सुना लग रहा है आपको, हमने 9th में पढ़ रखा है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं हमें, लेकिन इस टाइम हमें कुछ याद नहीं है, राइट। तो कोई बात नहीं, एक क्विक रीजन लेते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं आप, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है, अगर आप उसको ब्रेक करो तो क्या रहेगी तो ऑक्सीजन ही, राइट। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर आप ब्रेक करो क्या रहेगा तो नाइट्रोजन ही। सिमिलरली अगर आप आयरन की कोई चीज को ब्रेक करते हो, रहेगा तो वो आयरन ही, कुछ उसमें से निकलने तो नहीं वाला। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब है एलिमेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स सिंपल सी बात अगर मैं लूँ, फॉर एग्जाम्पल वाटर है। अब वाटर में क्या है? हाइड्रोजन, अगर इसको ब्रेक करूंगी हाइड्रोजन में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। नाउ हाइड्रोजन ये क्या हो गया? एक एलिमेंट। ऑक्सीजन ये भी क्या है? एक एलिमेंट। तो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। तो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन और हाइड्रोजन ये सब एलिमेंट्स है, वैसे ही हमारा एलिमेंट है कार्बन, ठीक है। तो नेचर में हमें कितने एलिमेंट्स बताएं अभी तक? 119 एंड स्टिल काउंटिंग, राइट। और भी अभी डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ रखा है 9th में? कहाँ तक मैंने लर्न करवाए थे आपको? 1 to 20। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पे क्या था? हाइड्रोजन, सेकंड पे हीलियम, थर्ड पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। याद आया? ये 6 पे कार्बन आया था। फिर एक बार 10 तक लिख देते हैं इसको। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। आगे भी हमने पढ़ा थे, लेकिन यहाँ तक हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे आ रहा है? 6 नंबर पे आ रहा है। तो कार्बन की अब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो कार्बन जिसका सिंबल है C, इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर हमने पढ़ा था कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 6 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? पहले 2 जाते हैं, फिर कितने बच गए? 4 चले जाते हैं नेक्स्ट शेल में। ऐसे ही होता है ना, KLMN शेल्स होती हैं, 2 4 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। ओके, तो अब अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम आप ये क्या बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वैलेंसी क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, तो आई थिंक आपका थोड़ा सा 9th का बेस थोड़ा वीक है। उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो है 9th की, मैं वो आई बटन पे डाल दूंगी, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से कि हमने ये कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी क्या होती है, ये सब चीज़ें, राइट। ओके, तो वैलेंसी फाइंड करते हैं। अब वैलेंसी के लिए 4 है, क्या कंप्लीट होना चाहिए इसका? 8 कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो या तो ये 4 दे दे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले ले, ठीक है। जब वो 4 दे देगा इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो जाएगा? 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 4 पॉजिटिव, और इसको लिखते हैं हम C4 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं? कैटायंस कहते हैं। यानी कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो 4 के 4 दे दे और C4 पॉजिटिव कैटायन बना ले, ठीक है। या 4 इसको चाहिए है ना, तो 4 ले भी सकता है। अगर यहाँ पे 5 होते, ठीक है, तो वो डेफिनेटली श्योर था कि 5 देने की बजाय वो 3 लेना प्रेफर करता है इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बट यहाँ तो 4 है, 50-50 पॉसिबिलिटी है, 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो जब वो देगा तो 4 पॉजिटिव बनाएगा कैटायंस। अगर उसने 4 ले लिए तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस, जब हम बोरो करते हैं तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं, या हम कह सकते हैं C4 नेगेटिव, तो क्या बनाता? एनायन बनाता, ठीक है। ओके, तो अब तो बड़ी कंफ्यूजन है, कैटायन बनाए या एनायन बनाए वो, है ना। तो वेरी इंटरेस्टिंगली वो दोनों ही नहीं बनाता।
ऐसा क्यों? सबसे पहला रीजन कैटायन के लिए ध्यान से देखिए, अगर वो 4 के 4 दे देगा, पहला केस कैटायन क्यों नहीं बनाता वो, ठीक है। तो कार्बन क्या है, पहले न्यूक्लियस, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दूसरी शेल में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैटायन का मतलब क्या, उसने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, ठीक है, ओके। अब अगर उसने ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, राइट, तो क्या होगा? पहली बात हमें इतना पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, जिसका उतना एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, राइट। और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करे, तो हमें पता है कि ये इन 6 के 6 प्रोटॉन्स ने, पॉजिटिव चार्ज ने इस 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा हुआ है, भाई सबने एक एक अपना बांटा हुआ है और उसको पकड़ के रखा हुआ है, तभी के तभी ये इलेक्ट्रॉन्स होल्ड हो रखे हैं, राइट। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये 6 के 6 प्रोटॉन ऐसे ही खड़े रहेंगे और 4 निकल जाएंगे? नहीं ना। तो कितना ज्यादा फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को इस शेल से बाहर निकालने के लिए, राइट। तो यानी कि ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि वो 6 प्रोटॉन्स अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जाने दें, तो इतना ज्यादा फोर्स तो कोई लगा नहीं रहा। अगर हम एनाइन की बात करते हैं, एनाइन की, ठीक है, तो अगेन न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहां पर 4 और इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएं, ठीक है, एनाइंस की बात हो रही है, नेगेटिव, यानी कि 4 और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, अभी भी इसके पास कितने पड़े हुए हैं, 6 प्रोटॉन्स पड़े हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10। पहले तो 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6 थे, अब 4 और हमने दे दिए, ये रेड वाले, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हो गए। अब आप मुझे बताइए, अगर 2 लोगों में लड़ाई हो रही हो, 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही हो, और एक ग्रुप में 6 बंदे हो और एक ग्रुप में 10 बंदे हो, क्या वो लड़ पाएंगे? जी नहीं लड़ पाएंगे, राइट। तो यानी कि दोनों क्या होने चाहिए थे, बैलेंस होने चाहिए थे। अब 4 और आ चुके हैं, अब ये 4 तो इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो यानी कि साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ये प्रोटॉन्स जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, राइट। तो इसीलिए वो एनाइन भी नहीं बना पाते हैं। तो बेचारा कार्बन अब फंस चुका है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे, दोनों ही नहीं कर पाता। तो वो क्या करे, वो करता है शेयरिंग। क्या करता है, शेयरिंग। अब ये क्या है शेयरिंग, लेट अस डिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो यानी कि सिंपल से सिंपल कार्बन का कौन सा कंपाउंड आपको पता है, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो। हमें पता है नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस कौन सी होती है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो ये हमें सिंपल से सिंपल कार्बन का कंपाउंड पता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये कैसे बना होगा, शेयरिंग से बना होगा, ना कि इलेक्ट्रॉन लेकर ना इलेक्ट्रॉन देकर, है ना। तो शेयरिंग बनी है यहाँ पर। कैसे शेयरिंग हुई होगी, ध्यान से देखते हैं इसको। सी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ C, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, डॉट से या क्रॉस से। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगी डॉट से, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं, 4, तो हम आउटर मोस्ट के ही लिखते हैं 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों डायरेक्शन में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब H की बात हो रही है, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन किया एटॉमिक नंबर 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है कितने, 4 है, ठीक है। तो 4 कैसे आए होंगे, इसके पास तो आउटर मोस्ट में 1 ही है। तो एक हाइड्रोजन आया, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन ने अपना क्या कंप्लीट करना होता है, डबल वाली शेल कंप्लीट करनी होती है, जिसको हम डबलेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन ने क्या करनी होती है, अपनी 8 वाली शेल कंप्लीट करनी होती है,
है ना। तो यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, एक उसके पास इलेक्ट्रॉन था, एक यहाँ पर कार्बन से उसने ले लिया, लिया नहीं है, कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो अब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कार्बन का यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पड़ा था, यहाँ आके उसने क्या बना लिया, अपना डबलेट बना लिया। फिर से एक और हाइड्रोजन आया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कार्बन का यहाँ पड़ा था, उसने भी यहाँ पे क्या बना दिया, डबलेट। सिमिलरली फोर्थ हाइड्रोजन आया, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कार्बन का यहाँ पड़ा था, उसने अपना क्या बना लिया, डबलेट बना लिया। अब आप कहेंगे यहाँ तो हाइड्रोजन का फायदा हो रहा है, कार्बन का क्या फायदा हुआ, कार्बन का ये फायदा हुआ कि अब अगर वो हर एक हाइड्रोजन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, मैंने ये नहीं बोला कि दिया या लिया, मैंने बोला सिर्फ रखा है, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने हो गए, ध्यान से देखिए, अब इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस रेड सर्कल में काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको 80 चाहिए थे। तो देखिए ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया, क्या किया यहाँ पे, शेयरिंग की है, क्या की है, शेयरिंग की है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्केलेटन स्ट्रक्चर मतलब ढांचा जैसे कहते हैं, वहाँ हम अब ऐसे कहेंगे कि एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बना दी, बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। तो अब ये बॉन्डिंग क्या है, इस बॉन्डिंग का मतलब है कि इसके इस एंड पर और इसके इस एंड पर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब मैंने क्या बोला है कि उसने क्या बनाई है, बॉन्ड बनाई है, राइट। तो ये कौन सी बॉन्ड हुई, शेयर्ड बॉन्ड हुई, क्या हुई, शेयर्ड बॉन्ड। अब इस शेयर्ड बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सुना हुआ है ना, राइट। तो अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनती है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब कि वो बॉन्ड जो शेयरिंग से बनती है। इससे पहले हमने कौन सी बॉन्ड पढ़ रखी है, यस, आयनिक बॉन्ड पढ़ रखी है। अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है आयनिक बॉन्डिंग में और कोवेलेंट बॉन्डिंग में, यहाँ हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमने अभी अभी बात करी, ना इलेक्ट्रॉन दिया ना इलेक्ट्रॉन लिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखे और स्टेबल होकर वो बैठ गए, है ना। तो उसे हमने बोला कोवेलेंट बॉन्डिंग, जो किससे बनी है, शेयरिंग से बनी है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि आयनिक, आयनिक मतलब आयंस की, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन दिया या इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी कि कैसे बनी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनी है। कैसे, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, और यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं HCl का, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूजन आती है उनको कि HCl भी उनको लगता है कि वो आयनिक है, जी नहीं, ध्यान से देखना इस सब चीज का मतलब। NaCl, तो Na क्या है, सोडियम, जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया Na के बाहर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। सिमिलरली Cl की अगर हम बात करते हैं तो Cl क्लोरीन इज 17, तो ये हो गया 2 8 एंड 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब देखिए, जो सोडियम है उसको स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने देना है, तभी वो क्या बन सकता है, स्टेबल बन सकता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, तो 2 8 8 बन जाएगा, यानी कि दोनों का ही फायदा हो रहा है, अगर ये दे दे और ये ले ले, है ना। तो क्या हुआ, इसने ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और जब दे दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, और इसने एक ले लिया तो ये बन गया NCl नेगेटिव, और हम लिख सकते हैं NaCl। तो एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो गई, राइट। तो ये जो बॉन्ड क्रिएट हुई है, ये बॉन्ड हुई है आयनिक बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई है। ये हम कैसे समझ सकते हैं भाई, एक को जरूरत थी
और एक को जरूरत नहीं थी तो उसने उसको दे दिया। इसका एहसान पड़ गया इसके ऊपर, है ना, इसने इसके ऊपर एहसान कर दिया, राइट। यहाँ अगर हम बात करते हैं HCl की, तो H के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1, अभी बताया था 1 होते हैं। और Cl के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो Cl 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब देखिए जरा, अब ये इसको अगर दे देगा, क्लोरीन तो कंप्लीट हो जाएगा बट हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो तो 0, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो भी उसको दे दिए तो हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको चाहिए क्या? उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या करता है, वो इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। ये इसके आउटर मोस्ट में एक इधर पड़ा हुआ, ये इसके साथ ऐसे पेयर बना लेगा, और जबकि क्लोरीन को भी एक चाहिए तो वो उसके साथ ये ऐसे पेयर बना लेगा। तो H के सर्कल में देखिए 2 आ गए, डबलेट कंप्लीट। Cl के सर्कल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ये भी कंप्लीट। अब ये जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है ये है कोवलेंट बॉन्ड, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया, सिर्फ क्या की है, शेयरिंग की है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर किसी का कोई एहसान नहीं है ना, दोनों को ही अपने फायदे दिख रहे थे हाथ मिलाने से, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर्टी खरीदते हैं कोई, तो कैसे खरीदते हैं, पार्टनरशिप में खरीदते हैं, तो उन्होंने क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, राइट। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बनी है, कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि जो शेयरिंग से बनी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कंपाउंड्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो पहली तो आ गई इसकी प्रॉपर्टी कि ये क्या बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक है, इसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ओके। तो ये तो हम बढ़ते आ रहे हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट इसका एक और जो है वो है इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये स्ट्रांग बॉन्ड होती है, राइट, ओके। बट थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि पहली प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बनते हैं, फिर इनकी बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रांग होती है, और फिर थर्ड कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो उनकी स्ट्रांग बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होना चाहिए था, यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। भाई ऐसा क्यों? ध्यान से देखना अब इस चीज़ को। हमने अभी अभी बात करी थी मीथेन की, ठीक है, दैट इज CH4 की बात करी थी। तो हमने ये कैसे बना था CH4 कि C है, इसने क्या किया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखे और बाकी H ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और ये बन गया डबलेट 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 एंड ऑक्टेट, है ना। फिर बता दिया हमने कि ये जो C है ये इसने क्या बना दिया, शेयरिंग करके बनाई है, तो ये बन गई इसकी कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए, ठीक है। नाउ ये जो बॉन्ड है ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ओके। अब ये क्या होती है, मीथेन एक गैस होती है, ठीक है। क्या मीथेन गैस में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा? नहीं ना। अब अगर आप एक पानी पीते हैं, ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, इसके अंदर तो पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के, सिर्फ खाली H2O थोड़ी है, पता नहीं मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, राइट। तो एक H2O तो प्रेजेंट नहीं है वहां पे, समझ रहे हैं। जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि एक एटम जो होता है वो इतना छोटा होता है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 करोड़ एटम आ जा सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का भी तो उतना ही साइज होता है ऑलमोस्ट। तो सोचिए कि कितने सारे मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस जिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आते होंगे, है ना। यहाँ तो हम सिर्फ एक की बात कर रहे हैं। अब इसके साथ ऐसे ऐसे और भी तो प्रेजेंट होंगे। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया पहला मॉलिक्यूल रख दिया, ठीक है, ये रहा पहला मॉलिक्यूल और ये रहा यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसे ही इसके साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे अटैच। हमने 9th में पढ़ा था कि जो गैसेस होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, है ना, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है
ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन से मॉलिक्यूल है, मैंने एग्जांपल ले लिया मीथेन गैस का, यानी कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ये है CH4, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या है, ये है CH4। ठीक है, एक और बना देते हैं, ये तीसरा मॉलिक्यूल बना दिया हमने CH4 का। अब ये आपस में थोड़ी दूर दूर प्रेजेंट है। ओके, फिर हमने इनकी प्रॉपर्टीज की बात करी थी कि इसके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। हाँ जी, स्पेस भी है, मैं इसको ऐसे डाल ही देती हूँ जार के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमने स्पेसेस बताए थे, तो हाँ जी स्पेसेस भी हैं। फिर हमने कहा था कि इनके अंदर ना एक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसे हम क्या बोलते थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इनके आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करें इस पोर्शन की, इस पोर्शन की और इस पोर्शन की, तो इसके अंदर ये ग्रीन पोर्शन के अंदर जितनी भी बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो शेयरिंग से बनी है, राइट। लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं कि ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे कर रहा है, इससे कर रहा है और इससे कर रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होते हैं, वो होते हैं वीक। तो इसीलिए ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम टेम्परेचर पर ही ये क्या हो जाता है, इनका अचीव हो जाता है। तो इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनके आपस के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है। जबकि एक अकेले मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, एक अकेले मॉलिक्यूल, तो उसके अंदर जो ये कंप्लीट है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको अगर हम एक और एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो H2O, ठीक है, H2O की बात करो, अगर मैंने इसको ले लिया आइस के अंदर, आइस को मैं हीट करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को मैं हीट करूँ तो वो क्या बन जाएंगी, वो गैसेस बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन वो हर बार क्या रहेगा, रहेगा तो वो H2O, उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि उसके जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते जा रहे हैं, उनको हर बार हीट दे रहे हैं, तो वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता जा रहा है और वो उसके बीच के फोर्सेस को तोड़ता जा रहा है। लेकिन वो हर बार रह क्या रहे हैं, H2O, बट H2O को तो नहीं हम उसको हटा रहे, राइट। तो ये है इसका कंप्लीट रीजन कि कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो वीक होने की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो अब हम इस चैप्टर में मेन बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के ऊपर। तो लेट अस डिस्कस कितने टाइप की होती है ये कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो अगर हम कोवैलेंट बॉन्डिंग की टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज सिंगल बॉन्ड, सेकेंड इज डबल बॉन्ड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल बॉन्ड। तो अब ये कहाँ सिंगल बनती है, कहाँ डबल और कहाँ ट्रिपल बनती है, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन और अभी हमने HCl की बात करी, तो HCl में भी क्या था, सिंगल बॉन्ड थी यहाँ पे, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, सिंगल बॉन्ड। कैसे, ध्यान से देखिए, H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको इससे शेयर करना है, इसको इससे शेयर करना है, तो अब इन्होंने क्या किया, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और पेयर कितने हो गए, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे तो शेयर कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक इसका और एक इसका, लेकिन पेयर का मतलब क्या होता है, 2 जोड़ा, एक जोड़ा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो उसे हम बोलेंगे, वो क्रिएट करते हैं सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया H बॉन्ड H। सिमिलरली अगर Cl की अगर हम बात करते हैं तो Cl में भी क्या होगा,
1 2, इसके आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको भी क्या चाहिए, दोनों के आउटर मोस्ट में 7 7 है, तो इसको एक इससे शेयर करना है, तो ये क्या बना लेगा 8। इसको भी 1 इससे शेयर करना है, तो ये भी क्या बना लेगा 8। तो अब देखिए कितने शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, लेकिन पेयर कितना शेयर हुआ है 1 पेयर, यानी कि एक जोड़ा शेयर हुआ है। तो ये हो गया Cl बॉन्ड Cl। तो 1 पेयर जहाँ शेयर हो रहे हो उसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली डबल बॉन्ड के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा, जैसे कि O2 हो गया हमारा। ऑक्सीजन की बात करें तो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आउटर मोस्ट में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 6, तो आउटर मोस्ट में होते हैं 6। तो ये हो गया O 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको 2 और चाहिए, तो दूसरे के साथ भी क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब क्या करना है, उसको 2 जो है इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, तो 6 है, 2 और चाहिए, तो क्या बन जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 इसको और चाहिए, 6 है ना, तो 2 और चाहिए इसको, तो ये इसके साथ शेयर कर लेगा। तो अब ये क्या बन रहा है O, एक तो ये हो गई और एक ये हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इसने करे 2 इसने करे, लेकिन कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, पेयर हुए हैं 2, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। 2 पेयर्स कैसे, 2 जोड़े, समझ आई। तो जहां पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए तो उसे हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, जैसे O डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसका एक एग्जांपल है आपके पास N2, नाइट्रोजन। वो कैसे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। अब इसको कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 3 चाहिए, 3 शेयर करेगा, तो करते हैं 3 शेयर, 5 है ना इसके आउटर मोस्ट में, तो 1 2 3 4 5। सिमिलरली इसको 3 शेयर करने हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 है, 3 शेयर करने हैं, तो इसके साथ 3 शेयर करेगा, तो इसके सर्कल में कितने आ गए, 8 आ गए, 6 + 2 8। अब यहाँ करें तो 5 है, 3 इधर से चाहिए, तो इसके सर्कल में कितने आ गए, 6 + 2 8, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। तो अब यहाँ पे कितने उन्होंने शेयर किए हैं, इसने टोटल शेयर हुए हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसने शेयर किए 3 इसने शेयर किए, लेकिन कितने पेयर हुए हैं शेयर, 1 2 एंड 3 पेयर हुए हैं। तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ शेयर हो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। अब ये तो बात होगी कोवलेंट बॉन्डिंग की, ठीक है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स शो करते हैं, बट हमने मेनली किसके बारे में बात करनी है, यस कार्बन के बारे में बात करनी है। तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो कार्बन है वो कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, हम ये कह सकते हैं कि हमारी अर्थ के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट है। अगर आप अपने अंदर भी ढूंढोगे, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके ब्लड, आपकी बोन्स, इन सब के अंदर भी कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, तो जो कार्बन होता है वो हमारी नेचर में 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक स्टेट होती है उसकी नेटिव का मतलब फ्री, या हम उसको कहते हैं एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल फॉर्म, और एक एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म में। कंबाइंड मतलब जैसे कि कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स। तो यहाँ कार्बन कंपाउंड से क्या मतलब है, यानी कि वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, या हमें ग्लूकोज पता है C6H12O6, यानी कि जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देते हैं, कार्बन कंपाउंड बोल देते हैं। और हमने एक और पढ़ा था अभी, जैसे क्या नेचुरल गैस थी, दैट इज मीथेन, एग्जाम्पल CH4 एटसेट्रा, राइट। तो जिन कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट हो
उन्हें हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इनके और एलिमेंट्स के साथ साथ हमारा कार्बन भी प्रेजेंट है, दोज आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स, राइट। और इन कार्बन कंपाउंड्स में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप तीनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में हम डिटेल चैप्टर, पूरा चैप्टर ही इनके ऊपर है, हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। तो इसके आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हैं। फॉर दिस वीडियो हम बात करेंगे कि जो कार्बन है कंबाइंड फॉर्म में तो एग्जिस्ट करती ही करती है, उनके साथ तो कोवलेंट बॉन्डिंग करती ही करती है, क्या वो किसी और स्टेट में भी प्रेजेंट है? यस। किस स्टेट में प्रेजेंट है? फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में का क्या मतलब है कि ऐसी स्टेट जिस या ऐसी चीज़ें, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो, ना हाइड्रोजन हो, ना ऑक्सीजन हो, कुछ भी ना हो, तो वो कौन सी स्टेट होती है? फ्री स्टेट। अब ये फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये भी फर्दर आगे दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन and second one is amorphous. Now what is crystalline and what is amorphous? Crystalline यानी कि जैसे कि क्रिस्टल्स की फॉर्म होती है, जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं डायमंड, यानी कि हम कहेंगे कि जो डायमंड है वो पूरा का पूरा कार्बन से बना हुआ है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, ना ऑक्सीजन, ना हाइड्रोजन, ना नाइट्रोजन, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और वो बना है डायमंड से। सिमिलरली ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? पेंसिल के जो आगे होता है, ये जो ब्लैक पोर्शन होता है, दिस इज ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक और थर्ड जो है, जो आपने नहीं सुना, अब सुनेंगे, फलरीन्स। अब ये भी एक नया फॉर्म है कार्बन की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे भाई जब तीनों में ही सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो तीनों डिफरेंट कैसे हैं, तीनों सेम क्यों नहीं है? डिपेंड करता है कि कार्बन किस तरीके से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये चार चीजें हैं, ठीक है तो क्या एक जैसी ही है, ठीक है, सीधी सीधी सी है, एक ही फॉर्म है। अब अगर मैं इनको इस तरीके से जोड़ दूं तो ये डिफरेंट फॉर्म बन गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से जोड़ दूं, ये डिफरेंट फॉर्म बन गई। अब मैं अगर इस तरीके से जोड़ दूं तो ये डिफरेंट फॉर्म बन गई। है क्या? है तो ये चारों चीजें एक ही है ना। अगर मैं इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जोड़ देती हूँ तो क्या बन जाती है? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बन जाती है। सेम यहाँ पर ऐसा ही है कि कार्बन को किस तरीके से जोड़ें कि डायमंड बन जाए, किस तरीके से जोड़ें कि ग्रेफाइट बन जाए, और किस तरीके से जोड़ें कि वो फुलरीन्स बन जाए। तो कार्बन को इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देना, उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो हम अगर एलोट्रॉप्स को डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की डिफरेंट तरीके से उसको स्ट्रक्चर में उसको मॉडिफाई कर दो तो क्या बनते हैं? डिफरेंट उसके एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या है? नाम से नहीं घबराना, एलोट्रॉप्स जस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन को हमने डिफरेंट तरीके से जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? उसका एलोट्रॉप बन गया। तो ये है उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म। अमोर्फस क्या होता है? अमोर्फस आप कह सकते हैं एक पाउडर और एक चूरे की तरह, जैसे कि कोल, कोयला, चारकोल, तारकोल, ये सारी की सारी जो है वो क्या है? कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। और कार्बन जो है वो किस लैंग्वेज से आया है? ये आया है लैटिन की लैंग्वेज से, और लैटिन में ये वर्ड था आपका कार्बो। अब कार्बो का मतलब होता है जैसे कि कोल हो गया,
या चारकोल हो गया, इस तरीके से होता है। इनके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है। तो आपने सुना होगा कि कोयले की खानों से डायमंड निकलता है ना, तो वो भी कार्बन है सिर्फ, और ये भी सिर्फ कार्बन है। तो हमारी अर्थ में ज़्यादा हीट जनरेट जब होती है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कार्बन शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो कोयले के कार्बन डिफरेंट तरीके से अगर जुड़ गए, उनके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई। एबनॉर्मेलिटी समझ रहे हैं, मतलब सिमिलर कुछ चीजें चल रही थी, एक आधे ने अपना रास्ता बदल लिया, तो वहां पे क्रिएट हो गया हमारा डायमंड। तो जो बेसिकली हमने किसके बारे में बात करनी है, हमने बात करनी है 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट डायमंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें पता है डायमंड जो है वो कोयले की खानों में से निकलता है, ठीक है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर 3D होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। रिजिड मतलब कि हार्ड होता है। ये भी आपने पढ़ रखे कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अर्थ, यानी कि अर्थ में सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो एक डायमंड है। डायमंड किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना है। तो किस तरीके से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ ये एक ऐसे जुड़ गया, ठीक है, ये इधर ऐसे जुड़ गया, राइट, और ऐसे ही इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक इधर और एक इधर लगा लिया हमने, ठीक है। इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है, ये जो कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं, ये होता है 3 डायमेंशनल कार्बन स्ट्रक्चर। ये है आपका एक डायमंड का स्ट्रक्चर। इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। वैसे बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक कार्बन बीच में रखा, और हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 ही बॉन्ड्स बनाएगा। तो एक इधर अटैच, एक इधर अटैच, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे एक और कार्बन, इसकी 4 बॉन्ड्स, इसकी 4 बॉन्ड्स, अब ये यहाँ पे लगा दिया, तो एक बॉन्ड यहाँ 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक कार्बन के साथ हमने कितनी बॉन्ड्स लगानी है, 4 लगानी है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से ऐसे हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। ये मैंने ओपन छोड़ दिया है। ओपन का मतलब कि इस तरीके से और भी कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर में इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाता है, और पूछा जाए ये किसका स्ट्रक्चर है, सो ये है कार्बन, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो है यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है, और ये जो है ये इसकी बॉन्ड्स हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब इस डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किस टाइप का है, सबसे पहले रिजिड है। रिजिड मतलब कि हार्ड है। हार्ड क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हो हर एक कार्बन बिजी है अपने 4 बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो सभी के सभी एक दूसरे से अटैच्ड है, तो मतलब कि हार्ड है, रिजिड है। 3 डायमेंशनल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इस तरीके से, तो वो 3 डायमेंशनल होता है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या ये जो डायमंड होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नो, ये है नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तभी वो मूव कर सकते हैं। यहाँ तो कोई भी फ्री नहीं है, सभी के सभी बिजी हैं, इसीलिए ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसका क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हम कह सकते हैं इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो नियर अबाउट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। आपको पता ही होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना, 3500 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट इतना होता है। तो हमने पढ़ ली ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये नहीं आ रहा कि भाई इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्यों? हमने तो अभी बात करी थी, ना कि कोवलेंट कंपाउंड्स का तो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और यहाँ तो हमारा इतना ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। ये भी तो कोवलेंट कंपाउंड ही हुआ ना, है ना? तो क्यों, ऐसा क्यों? ध्यान से देखना, वहाँ हमने बात करी थी कि ये एक मॉलिक्यूल, ये आपस में क्या है,
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ठीक है। इसका CH4 के साथ ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, ठीक है। ओके, विद इन CH4 के अंदर की जो बॉन्डिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी, राइट। यहां अगर हम ध्यान से देखें कोई और मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं रहा, कोई और मॉलिक्यूल है CH4, ऐसा कोई और मॉलिक्यूल है, जैसे C एक इधर हो गया, एक C इधर हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सारे के सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इनकी सारी की सारी बॉन्डिंग जो है, अगर मैं इसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूं, ये मैंने ओपन स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ओपन का मतलब है कि खुला है, कि और भी लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, और वो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये एक ही है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये एक ही है। तो ये विद इन कोवलेंट की वजह से क्या हो गया, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये कहाँ यूज में आता है, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज में आता है, राइट। और ग्लास कटर की तरह यूज़ किया जाता है। ग्लास कटर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक शीशा है, शीशे को कट करने के लिए एक कटर होता है, ठीक है। कटर के जैसे मान लीजिए ये कटर पेंसिल होती है उनके पास, उसकी जो स्टार्टिंग होती है उसमें छोटा सा ना डायमंड लगा होता है, उसको हम ऐसे कट करते हैं तो वो ग्लास जो है वो हमारा कट हो जाता है। तो ग्लास कटर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और बड़ी बड़ी रॉक्स को ड्रिल करने के लिए, रॉक्स के अंदर ड्रिलिंग करने के लिए भी जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वहाँ पर डायमंड लगा होता है, क्योंकि ये तो हार्ड सब्सटेंस होता है, राइट। ऑल्सो हम इसके स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि 1 कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन जो है वो 4 और अलग कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और थोड़े बहुत यूजेस पढ़े, राइट। नेक्स्ट आता है अब आपके पास ग्रेफाइट। नाउ व्हाट इज ग्रेफाइट। हम लोग पेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक है। पेंसिल के ये जो स्टार्टिंग होती है, ये वाला जो चीज है, ये क्या है, ये है आपका ग्रेफाइट। नाउ दिस इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये भी कंप्लीट कार्बन से ही बना है, इसके अंदर और भी कुछ मिक्स नहीं है। तो जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक कार्बन के साथ 4 और कार्बन अटैच थे, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये एक हेक्सागन शेप में अटैच्ड होते हैं। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी वो शेप जिसकी क्या हो, 6 साइड्स हो, हेक्स यानी कि जिसके 6 साइड्स हो, ठीक है। तो मान लो यहाँ एक कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ इसके कॉर्नर्स में क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हेक्सागन शेप हो गई, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से लेयर है एक, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरीके से ये अटैच्ड है। तो जैसे ऊपर एक लेयर है, हेक्सागन लेयर है कार्बन की, ऐसी एक नीचे लेयर है, और ऐसी ही नीचे और लेयर्स होती हैं। ये कैसे अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये इस तरीके से होते हैं कि देखिए अगर मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ, पहले वाले कार्बन पे फोकस करती हूँ, तो ये 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, और तीसरी जो वीक फोर्स है वो नीचे वाली लेयर के इस वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, जिसमें से आपने अभी तक देखी 2 तो ये वाली हो गई, तीसरी ये वीक हो गई, और एक जो होती है वो फ्री रहती है, ठीक है। तो यानी कि एक कार्बन की वैलेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन का, वो क्या रहेगा, फ्री, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तीसरा अटैच होगा इसके साथ, यानी कि अगर आप देख सकते हो ये बिल्कुल मिरर इमेज हो गई, इसकी बिल्कुल ये वाली इमेज होगी, तो ये इसके साथ अटैच होगा। जो तीसरा होगा, जो यानी कि जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा फ्री। अगर इसकी बात की जाए तो ये 2 और ये तीसरा इसके साथ हो जाएगा, और 4th वन इज फ्री। सिमिलरली अगर लास्ट पीछे से अगर हम चलते हैं तो ये वाला बॉन्ड करेगा इसके साथ, ये वाला बॉन्ड करेगा नीचे वाले के साथ, ये वाला बॉन्ड करेगा इधर। इस तरीके से जो भी कार्बन होता है वो 2 के साथ इधर, और तीसरा नीचे वाले के साथ, और 4th जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है फ्री। सो दिस इज अ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कार्बन हेक्सागन शेप में होता है और लेयरिंग में होता है। शीट लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करती हूँ इसकी कंडक्टेंस की, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा,
तो यस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वाई? क्योंकि कार्बन 3 के साथ अटैच्ड है लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन तो फ्री है। अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था कि नेम अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने वहां पे लिखा था ग्रेफाइट, राइट। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे वो 3 था, ये 2 डायमेंशनल है। डायमंड क्या था, रिजिड हार्ड था, ये होता है सॉफ्ट। हमें पता ही है कि पेंसिल का आगे का कितना सॉफ्ट होता है। और ये एक तरीके से लुब्रिकेंट का भी काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, बताइए, लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे कि ऑयल होता है, कोई चीज़ आपसे नहीं खुल रही, आप थोड़ा देर ऑयल लगाते हो और फिर उसको खोलने की कोशिश करते हो, खुल जाती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं अगर ये कंपास खोलने की कोशिश करती हूँ, मुझसे नहीं खुल रही है, मैं क्या करूँगी, ये जो है ना ग्रेफाइट, इसकी पेंसिल को ऐसे ऐसे रब करूँगी आगे पीछे और फिर इसको खोलने की कोशिश करूँगी, वो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक लुब्रिकेंट का भी काम करते हैं, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो एक कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड है, 3 कार्बन अटैच्ड है और 4th वन इज फ्री। तो हमने लिख लिया कि हर एटम जो है, हर कार्बन एटम जो है बाकी 3 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है। लेयर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यूजेस की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज होते हैं। इलेक्ट्रोड्स पता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स रख दें, एक पे हमने पॉइंट लगाया पॉजिटिव, एक पे हमने लगाया नेगेटिव, राइट। ओके, पेंसिल्स में यूज होते हैं, हम तो देख ही रहे हैं पेंसिल्स में यूज होते हैं। अभी लुब्रिकेंट्स के बारे में भी बताया मैंने आपको, राइट। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। नेक्स्ट अब आपके पास आता है, ये भी हमने क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट अब आपके पास आता है 3rd वन इज फुलरीन्स। अब अगर हम फुलरीन्स की बात करते हैं तो डायमंड एंड ग्रेफाइट अभी तक हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम ऑर्गेनिक है, यानी कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, ठीक है। फुलरीन्स जो है ये हम हैं हमारे मैन मेड, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट थे, दैट इज बकमिस्टर, मैं यहाँ लिखती हूँ नेम, बकमिंस्टर फुलर कहते हैं या फुलरीन्स कहते हैं या सिंपली फुलरीन्स। तो इनका पूरा जो नाम था वो था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, ठीक है। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलरीन्स या सिंपली क्या बोलते हैं इसको, फुलर या फुलरीन्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ कार्बन को अटैच करने के 2 ही मेथड नहीं है कि हमने डायमंड बना दिया, हमने ग्रेफाइट बना दिया, कहते हैं एक और भी है। एक और क्या है, C60। ये था सबसे छोटा फुलरीन, यानी कि उन्होंने बोला अगर आप कार्बन लोगे, 60 एटम लोगे कार्बन के और उसको एक फुटबॉल की तरह अरेंज कर दोगे, इस तरीके से फुटबॉल की तरह अरेंज कर दोगे C60 को, तो उसे हम एक बोल सकते हैं छोटा सा फुलरीन है, ठीक है। ये है सबसे छोटा वाला। ऐसे ही C60 के ऐसे बहुत सारे आप एटम लेके बड़ी सी बड़ी बॉल भी बना सकते हो और छोटी से छोटी, बट मिनिमम सबसे छोटी कितनी होनी चाहिए कि कार्बन के अंदर कितने एटम्स होने चाहिए, 60 होने चाहिए, 60 एटम्स होने चाहिए कार्बन के। उसको हमने एक फुटबॉल की तरह अरेंज करना है। और वो कैसे अरेंज होनी चाहिए, कुछ हेक्सागन होने चाहिए और कुछ पेंटागन होने चाहिए। जैसे ये इस तरीके से अटैच्ड, ठीक है, ये इस तरीके से अटैच्ड, ये बन गया एक पेंटागन। पेंटागन मतलब कि आप देख सकते हैं इसकी 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हो गई साइड्स, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूं तो कैसे बनेगा ये, तो ये बॉल इस तरीके से प्रिपेयर होती है जिसके अंदर क्या है, कुछ कहीं कहीं पर हेक्सागन है, कहीं पर पेंटागन है। और इसको हमने कैसे बनाया है, कार्बन 60 एटम्स लिए हमने कार्बन के और उसको हमने एक फुटबॉल की तरह अरेंज किया। तो हमने उस एलोट्रॉप को हमने बोल दिया फुलरीन्स, डिस्कवर्ड बाय रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर इन 1985। तो इस स्ट्रक्चर का नाम भी फुलरीन्स उनके नाम पर ही दिया गया था एंड दिस वाज डिस्कवर्ड एज अ 3rd एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिए एटम्स, हमने पढ़ लिया एलिमेंट्स के बारे में,
जिसके अंदर से एक कार्बन एक एलिमेंट होता है। फिर हमने पढ़ा कि जो कार्बन है वो केटाइन भी बना सकता है, एनाइन भी बना सकता है, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग केटाइन एंड एनाइन वो क्या प्रेफर करता है, वो शेयरिंग प्रेफर करता है। कैसे शेयरिंग करता है, वो कंबाइन होता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि कार्बन जो है वो एक फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट का मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन अटैच्ड हो, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा कि फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है दो तरीके से, एक क्रिस्टलाइन और एक अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन जिसके क्रिस्टल्स बनते हैं, अमॉर्फस यानी कि जो एक पाउडर की फॉर्म में, चूरे की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इस फॉर्म को हमने बोला साइंस की लैंग्वेज में एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स कहता था कि कार्बन को डिफरेंट स्ट्रक्चर में अगर हम उसको अरेंज कर देते हैं तो उसको हम कह सकते हैं डिफरेंट एलोट्रॉप्स हमने बना दिए। जैसे कि डायमंड जो था वो कैसा था, एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच्ड थे। फिर हमने देखा ग्रेफाइट में था कि एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच थे। फिर हमने देखा फ्लोरीन यानी कि जिसके अंदर 60 एटम लो कार्बन के और उसको एक फुटबॉल की तरह अरेंज कर दो तो वो क्या बन जाता था, फ्लोरीन बन जाता था। सो ये थी कंप्लीट वीडियो ऑन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कार्बन कैसे बॉन्डिंग बनाता है, कैसे कंपाउंड्स बनाता है। सो थैंक यू।